Good morning, everyone. बच्चों प्लीज चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पावर सेट तक पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिवर्सल सेट। और लिखिए, देखिए, आपको देखना है और समझना है। ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मीनिंग है, किस चीज़ का क्या मीनिंग है, कैसे हम ट्राई करते हैं प्रॉब्लम्स को। बाकी ये फाइल मैं भेज दूंगा आपके पास में, ठीक है। ये पीडीएफ फाइल मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, सभी ग्रुप में। तो बेटा देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट होता है सबसे, बेटा किसी भी कॉन्टेस्ट में सबसे बिगेस्ट सेट जो होता है वो होता है वो यूनिवर्सल सेट। जस्ट एग्जांपल के लिए, जैसे कि बीटी के स्टूडेंट से पूछा गया कि हाउ मैनी ऑफ यू लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो बेटा जो बीटी के स्टूडेंट हैं इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। ठीक है। जिन बच्चों ने फिजिक्स को कहा, लाइक किया, तो उसको फिजिक्स सेट बना देंगे। जिसको केमिस्ट्री के पसंद आया तो केमिस्ट्री वाला सेट बना देंगे। जिसको मैथ पसंद आया मैथ वाला सेट बना देंगे। इस तरह से करते हैं। तो जो बिगेस्ट सेट है, मतलब जिससे हमें क्वेश्चन ड्रॉ करना है, क्वेश्चन पूछा गया है, वो उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब दूसरा लिखा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बेटा होता है अब हमें स्टैंडर्ड करने के लिए हम जो यूनिवर्सल सेट को है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ये ध्यान रखना। ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जितने सबसेट्स हैं या जितने भी सेट्स हैं वो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ए लिखा है। फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, करली ब्रैकेट 1 2 3, बी लिखा है 2 3 4। तो इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे ट्राई करते, कैसे भरते हैं। ये दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दो सर्कल है वो ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें भरा करो कॉमन एलिमेंट। तो 1 2 3 और 2 3 4 में कॉमन क्या है? 2 है और 3 है। ठीक है। फिर इसके बाद में ए के रिमेनिंग एलिमेंट, बी के रिमेनिंग एलिमेंट और ए बी के जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो बाहर भर दो, जो ए और बी में नहीं है। तो वो हो गया 5 और 6। ठीक है, इस तरह से भरते हैं। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, ये है ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 और यू है 1 2 3 4 5 6। तो इसको कैसे भरेंगे? तो इसमें ऑब्जर्वेशन देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं कि नहीं है। मतलब जो ए है वो ऐसा, यदि कोई सेट है तो बी है इसका बिगर सेट, इससे भी बड़ा सेट है। ये बी है, ये ए है। तो कॉमन एलिमेंट हो गए 1 2 3, और फिर ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, रिमेनिंग 5 6 बाहर कहीं पे भी भर दो। इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो बेटा हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखा है ना, इसको ध्यान रखना आप। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ए होगा अंदर वाला सेट, बी होगा बाहर वाला सेट। हम इस तरह से बनाते हैं डायग्राम को यदि सबसेट के केस में। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए विल रिप्रेजेंट स्मॉलर सर्कल, बी रिप्रेजेंट लार्जर सर्कल। ठीक है बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए बेटा, देखिए बेटा, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट हम क्या क्या ऑपरेशन हम पढ़ते हैं। तो पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू और मोर सेट्स। तो बेटा यूनियन क्या होता है? यूनियन को हम यदि आपको लिटरल लैंग्वेज में समझाएं, सिंपल लैंग्वेज में, तो यूनियन का मतलब होता है और, ए और बी, एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी, दैट विल बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए में है या बी में है तो वो यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखो, सेट है तो सेट में रिपीटिशन नहीं होता है। तो हम यदि हमें ए यूनियन बी लिखना है तो हमको रिपीटिशन नहीं लिखना हो, एक ही बार एलिमेंट को लिखेंगे। तो एक की एलिमेंट क्या हो गया? 1 2 3 4।
अब बी के एलिमेंट 2 3 4 ऑलरेडी मैंने लिख चुके हैं, तो वो रिपीट नहीं कर देना है। ये 5 और 6 हो गए। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है? ए में एलिमेंट है या बी में एलिमेंट है, वो यूनियन में लिख देना है। ठीक है, एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी दैट विल बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको समझा देता हूँ कि ये यूनियन आखिर कौन सा वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। यदि हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो यूनियन कौन सा, यदि दो सेट्स हैं तो यूनियन कौन सा वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा? ये ए है, ये बी है, ये दो सेट्स हैं, तो यूनियन विल रिप्रेजेंट दिस पोर्शन। जो मैं टिक कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दोनों सर्कल। यदि तीन सर्कल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है, तीन सेट्स हैं ए बी सी, देन यूनियन विल रिप्रेजेंट ऑल एरिया ऑक्यूपाइड बाय थ्री सर्कल्स। ठीक है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ए यूनियन बी हो या बी यूनियन है, अल्टीमेटली जो एलिमेंट्स ए में है या बी में है वो तो हमें यूनियन में लिख देना होता है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन सी सेम हो, बी यूनियन ए सेम होता है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, ये लिखा हो, या आप यूनियन पहले बी के साथ लिखा हो, ये लिखा हो, या फिर ऐसा भी लिखा मिल सकता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तीनों का मीनिंग सेम ही चीज है। आया समझ में? थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में यूज होगा। अभी अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। थर्ड वाला याद रखिए, ए यूनियन फाई, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो यूनियन लेने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ए यूनियन फाई होता है, ए यूनियन फाई होता है फाई। तो ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद कर लेना है। अभी के अभी तुरंत के तुरंत याद कर लो, अभी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे आगे। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू होता है ए, ए यूनियन ए तो ए ही होगा। यूनियन यदि हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो यूनियन लेने से सभी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे। तो बेटा देखो, यूनियन आपको समझ में आ गया। इंटरसेक्शन देखिए, तो इंटरसेक्शन होता है बेटा कॉमन एलिमेंट। तो इसका मीनिंग होता है ए एंड बी, ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें इंटरसेक्शन में लिख देना है। तो जैसे ए गिवन है करली ब्रैकेट 1 2 3 4, बी गिवन है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 4। ठीक है, पोर्शन कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा ये है दो, ये है दो सेट्स हैं, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है, जो बीच का जो पोर्शन है, दैट विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। यदि तीन एलिमेंट तीन सेट्स है तो तीन सेट्स का जो कॉमन ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, ए बी सी का तीनों का इंटरसेक्शन बीच वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा दैट विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पोर्शन होगा दैट विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे यूनियन लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेटा आपके केस में तीन सर्कल ही वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा वाले आएंगे तो आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हम तीन सर्कल का सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सेकंड वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, चाहे तुम पहले ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन सी करो, चाहे डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दो, बात बराबर। अब है सबसे ये, फाई के साथ यदि आपने इंटरसेक्शन लिया तो फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट कुछ आएगा ही नहीं। और यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया तो फिर ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा? ए ही कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला यदि क्वेश्चन सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो ये ज्यादा यूज होता है। फोर्थ वाला देखो,
यूनियन के साथ इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जब यूनियन के साथ इंटरसेक्शन होता है तो बेटा ए इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको बी में दे दो और सी में दे दो, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और बीच का जो यूनियन है वो ये एज इट इज रहा। दिस इज कॉल्ड, हाँ बेटा नाम वाम की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो जस्ट प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कैसे हमें अप्लाई करना है। तो जब इंटरसेक्शन के साथ यूनियन होता है तो वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना होता है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ए इंटरसेक्शन को आप बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हैं, ए यूनियन बी लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है। एक मिनट, देखिए आप यदि ए देखो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये वाला, ए यूनियन बी यूनियन सी दिख रहा है, तो यदि इसमें यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लिखा है तो ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में, बी और सी में, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा, बीच का इंटरसेक्शन ये एज इट इज। ठीक है। सिक्स्थ वाला, if A and B are two sets such that A intersection B is phi, then A and B are said to be disjoint set। ये वर्ड बहुत यूज होता है बेटा, disjoint set का मीनिंग क्या होता है, their intersection is phi, उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यदि ये disjoint sets लिखा है इट मींस A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये बताइए बेटा 6 7 मैंने प्रॉपर्टी से आपको समझाई है, ये आपको समझ में आ गई? तो आपको ये याद कर लेना है कौन कौन से, एटलीस्ट थर्ड और फिफ्थ वाला, फिफ्थ सेवेंथ वाला याद कर लेना, क्योंकि ये यूज होगा अभी क्वेश्चन में, यूज होगा जब यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लिखा हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और फाई के साथ यूनियन इंटरसेक्शन लिया गया ए का तो क्या आता है वो ध्यान रखना। अब मैं जस्ट जिस ज्वाइंट सेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ए और बी, ए है करली ब्रैकेट 1 2 3 और बी है करली ब्रैकेट 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन आएगा क्या, तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट का डायग्राम इस तरह से बनता है, एक सर्कल अलग होगा दूसरा सर्कल अलग होगा, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, टू सेपरेट सर्कल्स बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा अब इसको देख के आपको, आप एक चीज समझिए, जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन में होता है ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, यूनियन यदि ए यूनियन बी लिया तो मतलब ए का पोर्शन और बी का पोर्शन दोनों का पोर्शन आ जाता है, और जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए और बी का कॉमन पोर्शन आता है। ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट डायग्राम ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखकर आपको ये वाला पोर्शन आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें बी और सी का पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें बी और सी का पोर्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो गया बी यूनियन सी। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया बी यूनियन सी। सेकंड वाला देखो, तो आपको बेटा ये ऑब्जर्वेशन है, यूनियन इंटरसेक्शन से कोई भी एक्सप्रेशन को हमें लिखना होता है। तो इसमें देखो ए और बी दिख रहा है, ए और बी का ये कॉमन पोर्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, भले ही तीन सेट्स हैं लेकिन आंसर देखो किसके, ए और बी और सी किसके टर्म में आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। अब तीसरा वाला देखो, थर्ड वाला, थर्ड वाला देख के बताओ ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये जो पोर्शन है, पहले आप सोच, पहले इतना बोला करो वो कौन सा पोर्शन किस में है, ए में है क्या, पूरा कंप्लीट पोर्शन किस में है, लैंग्वेज बोला करो, अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए में है क्या, बी में है, ए में है और बी में है। देखो ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए में है कि नहीं है, तो ए में है, और बी और सी में है, बी और सी में है, एंड ए में है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी मतलब बी यूनियन सी, और एंड ए का मतलब इंटरसेक्शन है, तो ये हो गया, देखो ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दिस पोर्शन जो मैंने मार्क किया है ये वाला पोर्शन किस में है, ये देखिए चेक करो आप, आइदर इन बी और सी,
बट इतना कंप्लीट है वो ए में जरूर है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बेटा ये समझ में आया? सेकंड ये वाला समझ में आया? देखो बेटा, जो पोर्शन मैंने जो मार्क किया है, जो पोर्शन है ये वाला सेकंड वाले में, इसमें क्या है? ए में है एल, जो मार्क किया, जो जो कलर्ड पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो किस में दिख रहा है आपको? ए में तो है ही है, बी में है और सी में है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए ये फोर्थ वाला, बताइए फोर्थ वाला तो दिख ही रहा होगा ना, ए और सी के बीच में कॉमन पोर्शन। ठीक है। अब इसी चीज को, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आप इस चीज को इस तरह से भी देख सकते हो। देखो यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला पोर्शन जो मैंने रेड कलर से लाइन ड्रॉ की है, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी। वो ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये वाला जो पोर्शन आगे वाला, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये होता है ए इंटरसेक्शन सी, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे नहीं आगे समझ में? और दोनों का यूनियन है, क्योंकि दोनों को हमें दोनों को लिखा गया है ना। तो ए इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लेना, बी यूनियन सी। तो आप चाहे ऐसे सोचिए चाहे इस तरह से सोचिए, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। आया बेटा समझ में कि नहीं आया? पहले दो दो सेट के सोचा करो, दो सेट का, ए और बी का कॉमन पोर्शन, ए और सी का कॉमन पोर्शन, तो ये आ गया। और फिर उसके बाद में कॉमन निकाल लो कि क्या आ रहा है। ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, बी यूनियन सी आपका ये आपका आंसर हो गया। बेटा अभी हैंड रेज मत करिए, मैं क्लास के बाद आधे घंटे डाउट लेता हूँ आप लोगों का। अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको अनम्यूट करूँ। तो जो कुछ जिसका भी डाउट्स है सब मार्क करके रखिए, क्लास के 1 घंटे के बाद जब मैं क्लास डाउट लूंगा तब आप अपने अपने डाउट्स क्लियर करके जाइएगा। तीसरा है बेटा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ए माइनस बी, इसको बेटा बुक में आप देखो, बुक टू बुक चेंज होता है ये नोटेशन, कभी कभी बुक वाले ऐसा भी यूज कर लेते हैं, ए ऑब्लिक बी। तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी ही उसका मीनिंग होता है। तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या है? ए माइनस बी का मीनिंग होता है ए में एलिमेंट तो है बट बी में नहीं होना चाहिए। दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए। अब आप इसको देख के बताइए कौन सा ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसको देख के बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में ए गिवन है 1 2 3 4, बी गिवन है 4 5 6। तो ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा पोर्शन होगा जो ए में तो है बट बी में नहीं है? तो बी में क्या नहीं है? 4 नहीं है, तो ये हो जाएगा करली ब्रैकेट 1 2 3। ठीक है। बी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी माइनस ए। तो उसमें देखो 4 कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 5 6। तो दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए। तो 4 तो बी में ए में है, तो 4 को हटा दो, 5 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये डायग्राम का बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ये है बेटा दो सर्कल्स। तो कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए है, ये बी है। तो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ओनली ए। लैंग्वेज में यदि कहा जाएगा तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ओनली ए। और ये वाला जो पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट ओनली बी। ओनली ए का मतलब होता है केवल ए है, बी नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? दिस विल, इसका मतलब है कि ये दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए माइनस बी। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी माइनस ए। आया समझ में? और जो बीच वाला पोर्शन है ये तो आप जानते ही है ना, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। डायग्राम से तो क्लियर होगा ना डिफरेंस कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ये फोर्थ ऑपरेशन है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अब कॉम्प्लीमेंट को पहले सिंबल समझ लीजिए,
किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये तीन सिंबल होते हैं, ए डैश, ए बार, या फिर ए के ऊपर सी लिख देते हैं। तीन बुक टू बुक चेंज होता रहता है। ए डैश लगा हो या बार लगा हो या पावर में सी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए। नॉट ए का मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट ए में नहीं है वो हो जाएंगे ए डैश में। ठीक है, तो दो मैंने यहां लिख दिया है, दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए। तो इसको देख के आप समझिए, बताइए इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ए डैश क्या होगा? हाँ, ए में 1 2 है तो 1 2 के अलावा क्या बचा? 3 4 5 6, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा ए डैश का। ठीक है। हाँ बेटा, फर्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट लॉस मतलब ए यूनियन ए डैश लेंगे तो कोई भी एलिमेंट या तो ए में होगा या तो ए डैश में होगा, तो इसका यूनियन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश तो कुछ भी कॉमन तो होता नहीं है, तो ये फाई हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ समझ में आ गया आपको? कॉम्प्लीमेंट लॉ समझ में आ गया बच्चों? ए यूनियन ए डैश तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा फाई। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? यूनियन को जब ए यूनियन बी में डैश लगा है, ये डैश, जब हम इस डैश को अलग अलग लगा अप्लाई करते हैं ए और बी में, तो जो यूनियन होता है इंटरसेक्शन चेंज आता है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज आता है। तो ये क्या बन गया देखो, ए डैश बी डैश, और बीच में जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली इसको देखो, ए डैश बी डैश, जो बीच का इंटरसेक्शन था वो किसमें? यूनियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखो, इसको मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ लिखकर। यदि ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, ये लिखा होता, तो हम क्या लिखते? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, डिमोर्गन्स लॉ होता है, वो होता है कि अलग अलग आपने यदि इस तरह से लगाया, कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग लगाया, तो जो इंटरसेक्शन हो जाता है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में जो होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ। अब थर्ड है बेटा डबल, डबल डैश लगा दिए तो ए ही के बराबर ही हो जाएगा, तो ये तो अंडरस्टूड है। और फोर्थ वाला जो लिखा है वो फाइव डैश का यूनियन यूनिवर्सल से है, यू का डैश होगा फाइव। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड चीजें हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज याद करने के लिए की हैं वो ध्यान रखना आप लोग। जो मैंने मार्क कर दिया है जो इम्पोर्टेंट है फॉर एनी क्वेश्चन में अप्लाई, जो ज्यादातर होती है वो मैंने मार्क कर दी है, उसको आपको याद कर लेना। ठीक है। अब है बेटा फॉर्मूला। अब है बेटा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है बेटा फॉर्मूला, जो मैंने मार्क किया बॉक्स में, देखो ये आपको दिख रहा है ना? इसको आपको याद करना है बेटा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा, आप इसी को देख लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि टाइम कम होता है मॉर्निंग की क्लास में, तो इसलिए आपको लिखने में बिल्कुल भी नहीं है, आपको जस्ट यू हैव टू मेमोराइज, बस मेमोराइज करना है। और बाकी सब चीजें मैं फाइल भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। हाँ बेटा देखिए, पहला फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो कैसे आया फॉर्मूला, कैसे आया? ये ए है, ये बी है। अच्छा बताइए बेटा, एन ए का मीनिंग क्या हो गया? एन ए का मीनिंग
मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन बी का मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन हो गया। तो बेसिकली जो मिडिल पोर्शन है ना, जो कॉमन पोर्शन है, उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो इसलिए उसमें माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी किया है। तो एक बार हमने सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये कॉमन पोर्शन एक बार हट जाएगा, तो ये पोर्शन आ जाएगा, ये तीनों पोर्शन, और यही तो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। तो एन बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला है ये। एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनमें इंटरसेक्शन फाई हो। तो इंटरसेक्शन फाई का मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी होगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर एन ए प्लस एन बी। ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है इंटरसेक्शन होता है फाई, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो एन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी। अच्छा बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला। यदि ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो बताइए इस डायग्राम को देख के आप बताइए मुझे, एन ए यूनियन बी बताइए और एन ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। इस डायग्राम को देखकर आप मुझे बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ए। अच्छा बताइए एन ए यूनियन बी क्या दिख रहा है आपको, ए और बी के बीच में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एन ए यूनियन बी दिख रहा है बी। वेरी गुड। ध्यान रखो क्वेश्चन में यूज होगा बेटा ये, अभी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब यूज होंगे। तो अब तो ये समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के टर्म में यदि आपको ये वैल्यू लिखनी है, ये जो पोर्शन है, तो ये तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। एक मिनट, हाँ बेटा देखो, अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस रिप्रेजेंट्स ओनली ए, दैट इज ए माइनस बी पोर्शन। लेकिन हमें जनरली क्या होता है ना, जो माइनस वाला सिंबल है वो कम ही यूज होता है। आपको कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन पर बेस ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए तो है बट बी नहीं है। तो आप क्या ऐसे रीड किया करो, कोई भी पोर्शन को मार्क किया करो ना, तो उसको पढ़ा देखा करो उस पोर्शन में कौन कौन से सेट है। जैसे इसमें क्या है, ए है बट बी नहीं है, तो बी नहीं है मतलब उसको कैसे लिखेंगे, बी डैश। समझ में आया। ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। ए है बट बी नहीं है। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, ए नहीं है बट बी है। और मिडिल पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाहर वाला पोर्शन, दोनों सेट के बाहर वाला पोर्शन। तो इट विल रिप्रेजेंट नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए है ना तो बी है। तो ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये कौन सा क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे नाइदर ए नॉर बी, या फिर इसको कह सकते हैं आप ए यूनियन बी का डैश। ठीक है। अब ये तो आपने, आप तो जानते ही होगा ना बेटा, ये ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, मतलब एटलीस्ट एलिमेंट ए में हो या बी में हो तो ए यूनियन बी में हो जाता है। और ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए में एलिमेंट होना चाहिए और बी में, दोनों में एलिमेंट होना चाहिए, तब जाके इंटरसेक्शन में एलिमेंट होगा। आ गया बेटा समझ में। ए में एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मीनिंग है दोनों में होना चाहिए एलिमेंट, और यूनियन का मीनिंग है एटलीस्ट एक में होना चाहिए। ए में हो या बी में हो वो यूनियन में आ जाता है, और ए और बी में के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। तो ये तो अब ओवरऑल व्यू समझ में आ गया होगा।
अच्छा बेटा, थर्ड एक फॉर्मूला और। अच्छा, इसको मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थोड़ा रब करके फिर से लिख के बताता हूँ आपको, आपको समझ में आएगा। कौन से पोर्शन को, देखो बेटा, क्या होता है कि हमको क्वेश्चन में डैश, यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट माइनस सिंबल का कम ही यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, हार्डली किसी क्वेश्चन में आपको माइनस साइन नजर आएगा। अच्छा बेटा, देख के बताना है आपको कौन सा पोर्शन में बताइए, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल वाला, ये वाला पोर्शन जो मैंने मार्क किया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें क्या है, इसमें बेटा देखो, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए है, बी है, सी है, तीनों सेट दिख रहे हैं ना इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अच्छा बताइए बेटा, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन जो मैंने मार्क किया है पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इसमें क्या है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में क्या नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है ए है, बी है, बट सी नहीं है, सी नहीं है मतलब सी डैश लिखोगे। आया समझ में? अच्छा, इस वाले पोर्शन में बताइए, इस वाले पोर्शन में क्या नजर आ रहा है आपको, ये वाले पोर्शन में, ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया, इस वाले पोर्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, ए सेट नजर आ रहा है, बी और सी नहीं है, मतलब आप क्या लिखेंगे, ए है, बी डैश, सी डैश, ए तो है बट बी और सी नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा बताइए, ये वाला पोर्शन आपको क्या नजर आ रहा है, अरे बेटा सिंपल तरीके से सोचा करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यू हैव टू यूज ओनली यूनियन इंटरसेक्शन और डैश बस, माइनस साइनस कुछ नहीं। ये वाला पोर्शन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी है, पहले देखा करो पोर्शन में क्या क्या है, बी है, सी है, ए नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन सी। अच्छा बताइए बेटा, ये बाहर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, इस बाहर वाले पोर्शन में जो तीनों सर्कल के बाहर है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ध्यान रखिए, ना ही तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है, तो इसको लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने आप डायग्राम बनाए हैं आपको, तो अब आपको बताना है कौन सा डायग्राम में कौन, जो मैंने अम, जो साइडेड साइडेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए फर्स्ट डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साइडेड पोर्शन, वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी। अब सेकंड पोर्शन में बताइए, अभी मैंने प्रैक्टिस कराई थी ये सब। हाँ, वेरी गुड, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया बेटा वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और जो ग्रीन कलर से मार्क किया वो हो गया बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और इन दोनों का यूनियन हो गया। तो बेसिकली आप बी इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया था लिटरल मीनिंग से, क्या जो मैंने मार्क किया पोर्शन वो क्या है, ए में है और बी में है, बट सी में जरूर है,
ए में है और बी सी में है बट बी में जरूर है। तो जब बी में कोई पोर्शन है मतलब इंटरसेक्शन बी लगा देना है, और ए और सी में है तो मतलब ए यूनियन सी लगा देना है। ठीक है बेटा। थर्ड वाला बताइए, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ बेटा, ए है, बी है बट सी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ वाला सोचिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मैंने पोर्शन मार्क किया है ना बेटा, उसको सोचिए वो क्या है। ए दिख रहा है, सी दिख रहा है बट बी नहीं दिख रहा है। मतलब ए यूनियन सी तो है बट बी नहीं है, बी नहीं है मतलब बी का डैश लगा देंगे। अब बेटा जब यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लिखा हो तो ब्रैकेट लगा दिया करो। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डैश है, ध्यान रखिए। समझ में आया? काफी बच्चों ने मिस्टेक की है इसमें, ध्यान रखिए। ए तो है, ए दिख रहा है और सी दिख रहा है बट बी नहीं दिख रहा है इसमें। तो बी नहीं दिख रहा मतलब बी का डैश लगाना है, और ए यूनियन सी। अच्छा फिफ्थ वाला देखिए, इसको देख के बताइए क्या दिख रहा है ये। अरे बेटा ब्रैकेट लगाना होगा, जब यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लिखते हैं तो ब्रैकेट लगाना होता है। यूनियन किसके साथ लेना है, इंटरसेक्शन किसके, यदि ब्रैकेट नहीं लगाए तो कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ बेटा इसमें देखो बेटा, इसमें तो आप यदि आपको पूरा एक पोर्शन समझ में नहीं आता ना तो आप उसको छोटे छोटे पोर्शन में स्प्लिट कर लिया करो। अब देखिए आप, ये जो सर्कल है पूरा का पूरा सी आ गया, और ये जो पोर्शन ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन सी है। तो बेटा जब यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लिखा हो ना तो हमेशा ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, कि यदि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, यूनियन किसके साथ लेना है, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? तो बड़ा कंफ्यूजन होने लग जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, तो गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो जब यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लिखा हो तो समझ जाना हमें क्या करना है, हमेशा ब्रैकेट लगाना है। सिक्स्थ वाला देख के बताइए। अभी अभी हमने बेटा इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी अभी किया था थोड़ी देर पहले। हाँ बेटा वेरी गुड। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो ए यूनियन बी, बट क्या नहीं है, सी नहीं है, सी डैश हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश। हाँ बेटा सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला बेटा जो मैंने पोर्शन मार्क किया वो समझ में आ रहा है, वो कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल ए यूनियन बी। अब देखो कॉम्प्लीमेंट तरीके आप सोचोगे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से तो फिर बस घूमते ही रह जाओगे। सिंपल सा देखो यार, जो तीनों सर दोनों ए और बी के पूरा कंप्लीट सर्कल ही आ गया, मतलब ए यूनियन बी हो गया। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर निकाला, वेरी गुड।
अब बेटा देखो, हम क्योंकि क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, तो हमको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए कौन सा पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो अपन ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है, जैसे लिखा हो ए डैश यूनियन बी, तो ये ए डैश यूनियन बी कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये ए है, ये बी है। तो बताइए मुझे, ए डैश, अब सोचिए जरा, ये जो ए डैश होगा, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए में नहीं है, ए में नहीं है मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। अरे बेटा पहले आप डायग्राम यहाँ देखो, चैट में मत लिखा करो इतना अननेसेसरी, उससे टाइम वेस्टिंग होता है, आपको समझ में भी नहीं आता है। ए डैश का मीनिंग क्या होता है, ए में नहीं है मतलब एक सर्कल के बाहर वाला पोर्शन ये हो गया, और यूनियन बी लिखा है मतलब बी वाला पोर्शन ये वाला भी हो गया, बी में तो ये भी तो है ना। तो दिस विल रिप्रेजेंट ए डैश यूनियन बी। आगे समझ में। अच्छा अब दूसरा वाला देखो, सेकंड वाला, सेकंड है, ये ए है, ये बी है। अब हमको मार्क करना क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश को मार्क करना है। तो ए डैश यूनियन बी डैश को आप पहले तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ से ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में जो नहीं है, मतलब ये होगा और बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा। आगे समझ में। जो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में नहीं है वो वाला पोर्शन आ जाएगा। अच्छा तीसरा वाला बताइए, ये कौन सा होगा। ये वाला कौन सा होगा, ये होगा, ए तो है बट बी, ए नहीं है बट बी है, मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ए नहीं है बट बी है। तीसरा ए डैश, ये ए है ये बी है, ए डैश का मतलब जो ए में नहीं है, मतलब ये दोनों पोर्शन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला तो मैंने बेटा अभी पहले ही एक्सप्लेन किया था, अभी थोड़ी देर पहले। इसी तरह से ये भी है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये आपको याद कर लेना है। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए, देखो बेटा इसमें एन ए यूनियन बी में क्या होता है, पहले होता है वन सेट एट ए टाइम, फिर होता है माइनस टू सेट एट ए टाइम। तो ये होता है बेटा वन सेट एट ए टाइम, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया। ठीक है। फिर टू सेट एट ए टाइम, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है। प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा अल्टरनेटिव होता है, पहले एक वन सेट एट ए टाइम, माइनस टू सेट एट ए टाइम, प्लस थ्री सेट एट ए टाइम, माइनस फोर सेट एट ए टाइम एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला है, वन सेट एट ए टाइम, टू सेट। अब देखो, यदि आपको ये प्रूफ देखना है, प्रूफ कैसे आया, तो बताइए एन ए, मैं इसका प्रूफ बता देता हूं। तो एन ए का मतलब कौन सा पोर्शन हो गया, ये हो गया जो मैंने मार्क किया है। एन ए का मीनिंग यही होगा ना। अच्छा एनबी का मीनिंग क्या होगा, ये एनबी के पोर्शन में हो गया। एनसी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। तो बेटा देखो ये, जिसमें मैंने डबल या ट्रिपल बार तीन बार टिक किया वो तो डबल काउंट हो गया ना। तो इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन जो ए इंटरसेक्शन बी है वो से हटा दो एक बार। तो ये जो पोर्शन है ये एक बार हटा दिया। इसी तरह से जो बी वाला, बी इंटरसेक्शन सी किया, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो एक बार हटा दो।
और सी इंटरसेक्शन की किया तो ये वाला एक पोर्शन ये वाला हटा दो, तो बीच वाला पोर्शन बिल्कुल से गायब हो जाएगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी को जब हमने ऐड किया तो ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है। अल्टीमेटली बेटा यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रमेंडस यूज है इसका, आपकी समझ लो 2 ईयर के सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज है इसको, इसका बहुत ज्यादा यूज है। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का बहुत ज्यादा यूज है बेटा, ये फॉर्मूला मस्ट रिमेंबर फॉर्मूले हैं, मिस मत करना इसको किसी भी हालत में, आपको याद होना चाहिए, यदि अच्छी प्रिपरेशन करनी है मतलब ये फॉर्मूला रटे होना चाहिए, कहीं पर भी यूज हो सकता है किसी भी चैप्टर में। हाँ बेटा अभी मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, वैसे तो 3 सेट तक ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर 2 सेट और 3 सेट के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं 4 सेट 5 सेट का भी बता देता हूँ कि जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। क्या मैंने बताया? 1 सेट एट ए टाइम हो गया, 1 सेट एट ए टाइम ये हो गया। फिर क्या बताया इसके बाद? -2 सेट्स एट ए टाइम, तो ये देखो माइनस के 2 सेट्स लिखे हुए हैं ये पूरे। फिर 3 सेट्स एट ए टाइम, प्लस के 3 सेट्स, ये 3 3 सेट लिखे हैं, ये लिखे ये लिखे। फिर माइनस के 4 सेट, अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाते जाना है। 1 सेट एट ए टाइम, -2 सेट एट ए टाइम, +3 सेट एट ए टाइम, -4 सेट एट ए टाइम एंड सो ऑन। अब तो याद हो जाएगा ना आपको, याद करना सिंपल हो गया, बस प्रैक्टिस करने की है आपकी, अब प्रैक्टिस करो अपनी कॉपी में लिख कर, याद इसके याद करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। बहुत आसान है बेटा, बस प्रैक्टिस करो, आज की आज ही प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा टाइम निकालो और इसमें इसको प्रैक्टिस कर लो कि कैसे हम यूनियन की वैल्यू लिखते हैं, कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं एन ए यूनियन बी का, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का। बस। हाँ बेटा देखो, इन ए सर्वे ऑफ, पढ़ो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। In a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice। तो सर्वे जो किया गया वो है कि ऑरेंज जूस कौन लेता है और कौन एप्पल जूस लेता है, तो वैसे ही आप 2 सेट डिफाइन कर लीजिए, सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग एप्पल जूस और बी है सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग ऑरेंज जूस। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आएगा, जब भी ये आप इसे कहते हैं वेन डायग्राम, जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन भरेंगे? कॉमन पोर्शन भरा करो। बेटा आप स्क्रीन में देखो, लिखो मत, लिखो मत, यदि आपको आता है तब भी आप देखिए। तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन भरा करो? कॉमन पोर्शन। तो ए और बी का कॉमन पोर्शन मतलब क्या लिखा है? 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, मतलब ये कौन सा पोर्शन है? ये हो गया 75 वाला, ये है 75। ठीक है। अच्छा अब ए में देखिए कितने हैं, एन ए हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 और एन बी हमको क्वेश्चन में लिखा है 150, एन ए इंटरसेक्शन बी हमें क्वेश्चन में लिखा है 75, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। और एन यू यूनिवर्सल सेट में हमें गिवन है 400 स्टूडेंट हैं। तो अब हम मार्क करेंगे इस पोर्शन को। ठीक है, पहले तो हमें कॉमन पोर्शन भरना होता है, कॉमन पोर्शन। तो अब हम इस पोर्शन को मार्क कर रहे हैं, तो कितने टोटल, एन ए में 100 है, 75 यहाँ भर दिए तो बचेंगे यहाँ पर 25, एन बी में 150 है तो यहाँ पर रिमेनिंग बचेंगे 75। ठीक है। अच्छा अब बताइए बेटा यहाँ पे टोटल कितना 400 है, तो 400 है तो इस पोर्शन में कौन कितने स्टूडेंट कितने बचेंगे? तो देखो ये हो गए, इन टोटल को ऐड करोगे तो यूनियन में आ रहे हैं 150 प्लस 25 दैट इज 175 आ रहे हैं, तो बाहर वाले पोर्शन में कितने होंगे? 225। तो यही हमें निकालना है, विच आर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस।
मतलब हमको निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये आंसर कितना आ गया 225। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को कैसे हमने वेन डायग्राम को से वेन डायग्राम को फिल करके निकाला है ये सब। हाँ बेटा 59 करिए, देखियो ये जेई मेंस 2014 में आया है, और भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक्स सेट को ओपन कर दो, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो, ये सेट लिखो, वाई की वैल्यू सेट लिखो, निकालो जरा। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो इसमें, एक्स सेट आ जाएगा। इसी तरह से वाई सेट निकालो, फिर देखो इंटरसेक्शन यूनियन क्या आ रहा है। आपके पास में 2 मिनट है। हाँ बेटा, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्स आ रहा है, देखो 0 आ गया, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू। एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16 - 6 - 1 दैट इज 9 आ गया। 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 64 - 9 - 1 दैट इज कितना आ गया 54 आ गया। इस तरह से आता जा रहा है। ठीक है, अब यही काम करो y में, n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, मतलब 9 का मल्टीपल आ रहा है ये। अब बताइए बेटा इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, तो देखो जो x में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 9 के मल्टीपल ही तो आ रहे हैं ना, मतलब बेसिकली क्या है, x के जितने भी एलिमेंट हैं y के अंदर ही अंदर है कि नहीं है, मतलब y इज द बिगर सेट, x इज द सबसेट ऑफ x, सबसेट ऑफ y। अब इसको देख के आप आइडिया लगा लीजिए कि भाई यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा y, इंटरसेक्शन होगा x, और तीसरा आपको लिखा मिल सकता है x इज ए सबसेट ऑफ y। हाँ ये 9 में लिखना भूल गया, ये 9 18 एंड सो ऑन ऐसे होगा। ठीक है, आगे समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 4 बार रिपीट हो चुका है मेंस में, तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है, क्लियर। 3 बार क्वेश्चन जो मुझे याद है, तो एक बार यूनियन पूछा गया, एक बार इंटरसेक्शन पूछा गया, एक बार ये सबसेट का सिंबल लिखा था उन्होंने ऑप्शन में। हाँ बेटा देखो, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all three sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बेटा, तो तीन पहले तो वेन डायग्राम तुरंत बना लिया करो। एफ मतलब फुटबॉल मतलब एफ लिख लेते हैं, बास्केटबॉल मतलब बी लिख लेते हैं, और क्रिकेट मतलब सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? ओनली 3 men गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो ये 3 हो गया। हाँ बेटा, क्योंकि जब भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन ट्राई किया करो। अननेसेसरी आप हर चीज फॉर्मूले फॉर्मूले से मत ट्राई करो। अब इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अच्छा बताइए, ये वाला पोर्शन क्या कितना होगा? ये वाला पोर्शन कितना होगा? कितने लिखा है? 38 मेडल लिखे हैं ना, तो 38 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ए प्लस 3 प्लस सी, दैट इज आ जाएगा 35 माइनस ए माइनस सी। ये वाला पोर्शन लिखा है 15 इन बास्केटबॉल, तो 15 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 12 माइनस ए माइनस बी। इसी तरह से ये लिखा है 20 इन क्रिकेट, तो ये वाला पोर्शन पहले तो मार्क करना, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। क्या अब लिखा क्या है? इफ दीज मेडल वेन टू टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब इनका यूनियन है 58, तो सभी का सम कर दो, 35 माइनस ए माइनस सी, ए प्लस 3 प्लस सी प्लस 12 माइनस ए माइनस बी, और 17 माइनस सी माइनस बी, ये टोटल यूनियन हो गया। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 58 है। ये समझ में आया बेटा, टोटल सम? अब ये बेटा निकालो, यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पे बी भी होगा। अब ये निकालो जरा, आ क्या रहा है? 35 और 3, 38, 12, 50, 67 आ रहा है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आ रहा है 58, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 9 आ गया। यही तो हमें क्वेश्चन में निकालना है। देखिए पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दी 3 स्पोर्ट्स? एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन कौन सा होगा? एक तो ये होगा, एक ये होगा, और ये होगा। आया कि नहीं आया समझ में? यही होगा ना एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन, जिसमें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गया? वैसे बेटा 8 बज गए हैं, क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? अभी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना बाकी है अभी। यदि प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस, और भी 10-15 प्रॉब्लम करा सकते हैं। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा किसी भी चैप्टर में, कि मैथमेटिक्स रटने वाला तो होता नहीं है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा।
ठीक है, जैसा कि सभी बच्चे लोग लिख रहे हैं, हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफ कॉपी निकालिए, ट्राई करिए बस, पूरी फाइल में भेज दूंगा अभी। हाँ बच्चों, आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। बच्चों हम एटलीस्ट क्लास 9:30 तक एक्सटेंड कर सकते हैं और आधे घंटे का डाउट सेशन ले सकते हैं। आप लोग यदि एग्री करते हो तो कर सकते हैं, नहीं है तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आधे घंटे की क्लास और एक्सटेंड करते हैं। और आधे घंटे का फिर आपका डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। हाफ एन आवर क्लास, हाफ एन आवर डाउट सेशन, 8:30 तक क्लास है, और आप उसके बाद आधे घंटे डाउट सेशन, ठीक है। हाँ बेटा 15 और 16 ट्राई करिए। In a survey of 60 people, it was found that 25 read newspaper HTI, 3 न्यूज़पेपर है, तो बेटा हमेशा पोर्शन में मार्क देखा करो, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, इसको देखो, सबसे पहले यहां से ही चालू करना, ऑल तीनों के कॉमन पोर्शन से। तो क्लास बेटा 8:30 तक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 9 रीड बोथ H and I, तो ये पोर्शन है टोटल 9, ये जो पोर्शन है, ये जो H और I का कॉमन पोर्शन है 9 है, तो यहाँ 3 मैंने ऑलरेडी भर दिया, तो बचेगा कितना 6। ये समझ में आया। अब देखिए आगे का, 11 रीड बोथ H and T, तो ये पोर्शन 11 है, यहाँ 3 भर दिए, तो यहाँ बचेगा 8। 8 रीड बोथ T and I, तो यहाँ पे बचेगा 5। अब क्या लिखा है, 25 रीड न्यूज़पेपर H, तो 25 है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 25 -8 -3 -6, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन में 26 रीड T, तो 26 -8 -3 -5 10। ये वाला पोर्शन में क्वेश्चन में लिखा है 26 रीड I, तो 26 -6 -3 -5 12 आ गया, ठीक है। अब बेटा ऑप्शन से अब आपको कौन क्या चीज निकालनी है आप निकालो। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब यूनियन निकालना है, तो आप सबका एडिशन कर लो। तो पहले तो 1 1 वाले कितने, 10 + 10 + 12, फिर 2 2 वाले 8 + 6 + 5 +3, 30 प्लस, तो ये आ गया 52। तो फर्स्ट का आंसर है बेटा 52। अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन क्या है, 8 है, 10 है, 12 है, तो आंसर कितना आ गया 30।
ठीक है। सिमिलर वे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करिए, आपके पास है 2 मिनट। एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करना है। और बेटा ये वेन डायग्राम से इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वेन डायग्राम में एंट्री भरना आना चाहिए। तो आप ये लोग आप पहले ये ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बेटा आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला का भी, लेकिन यदि फॉर्मूला में ऐसा लिखा हो ओनली ये निकालो, जैसे कहा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच, फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच एंड टी बट नॉट आई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होते हैं। फॉर्मूला केवल मैंने लिखाया था हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब यूनियन वाला या इंटरसेक्शन वाला ये लिखा हो तो आप डायग्राम से कर सकते हो। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच टी बट नॉट आई, तो फिर हम फॉर्मूला से यूज नहीं कर पाएंगे, हमको फिर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग ट्राई करिए, 2 मिनट है आपके पास। सभी बच्चों का 11 ही आया है। अरे बेटा रिपीट मत किया करो, चैट का मिस यूज क्यों करते हो? एक बच्चा 10-10 बार पोस्ट कर रहा है, क्या मतलब है? सेंसलेस कर रहे हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 8 लाइक ऑल दी थ्री, तो ये पोर्शन क्या हो गया? 8। फिर ए एंड बी वाला देखो कितना है, 14 है, तो ये बचेगा 6। बी एंड सी वे कितने हैं? 14 है, तो ये बचेगा 6। 12 पीपल लाइक सी एंड ए, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब हमें ओनली सी निकालना है, तो सी में देखिए कितना है, सी में है 29। तो ये वाला पोर्शन हमें आंसर निकालना है, तो 29 -4 -8 -6, तो आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर निकाला, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये वाला पढ़िए प्रॉब्लम ये। पढ़िए बेटा, प्रॉब्लम पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। बेटा मैं फाइल भेज दूंगा, आप परेशान मत होइए, ये फाइल मैं भेज दूंगा आपके पास में। इसका मीनिंग समझ में आता है? सबसे पहले इसका मीनिंग ये है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इस तरह से यूनियन लेते जाओ टिल A30। ये किसके बराबर? S के बराबर है। और यही बराबर है किसके? B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन अप टू BN। ठीक है।
मतलब बहुत सारे यूनियंस हैं, मतलब एक सेट का नहीं है, मल्टीपल सेट है, 30 सेट्स हैं, एन सेट्स हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं, हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने होंगे। सोचिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने होंगे। अब देखिए पढ़िए जरा क्वेश्चन को, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिए, फोकस करिए। 30 सेट्स हैं, ईच विथ कितने एलिमेंट हैं, 30 सेट ईच विथ 5 एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, वेदर दे आर आइडेंटिकल और रिपीटेड। तो टोटल 30 × 5 150 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन एक एलिमेंट कितने बार रिपीटेड है देखो, एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आई, मतलब एक एलिमेंट 10 टाइम्स रिपीटेड है। तो 10 से डिवाइड करो तो इतने डिफरेंट एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। ये पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला है। नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ दे मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ, देखिए ये ए बी है, समझिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। आप मुझे ये बताइए, ये 3 सेट्स हैं, एक है A1, यह है A2 और यह है A3। बताइए तीनों का यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। तीनों का यूनियन क्या होगा, ABC होगा कि नहीं होगा, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट्स हैं। कैसे आया, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, देखो हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि एक इसमें 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 टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 2 × 3, मतलब एक 3 सेट हैं और सभी में दो दो एलिमेंट हैं, तो 6 टोटल एलिमेंट्स हो गए। अब बताइए एक एलिमेंट कितने बार रिपीटेड है, एक एलिमेंट कितने बार रिपीट दिख रहा है, कितने सेट में दिख रहा है आपको, 2 बार दिख रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया देखो। अब आया समझ में आपको। तो 30 सेट्स हैं, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स विल बी 30 × 5, बट वन एलिमेंट इज रिपीटेड 10 टाइम्स, क्वेश्चन में लिखा है एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आई, मतलब 10 ए आई में है, तो 10 बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, तो 10 से डिवाइड कर दो। अब यही काम करो आप बी के लिए, तो बी में कितने एन सेट्स हैं, ईच हैविंग 3 एलिमेंट्स एंड वन, और क्या लिखा है एग्जैक्टली कितने 9 ऑफ बीजेस में रिपीटेड है, 9 बार रिपीट हो रहा है, तो n/3 हो गया। दोनों को बराबर कर दो, तो n आ गया 45 होगा। आई आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखो इट इज ए मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी आपका एडवांस टाइप का क्वेश्चन पेपर हो, या सिंगल करेक्ट वाला पेपर, सिंगल करेक्ट में आ सकता है ये, तो ध्यान रखो एग्जाम में आता रहता है ये वाला प्रॉब्लम। ये IIT जेई में देखो आया कब है, 1981 में आया था, उसके बाद ही मेंस में रिपीट हो चुका है ये वाला। हाँ बेटा, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, A' यूनियन B' इंटरसेक्शन A' यूनियन B' इंटरसेक्शन A। तो बेटा जब मैंने अभी क्या बताया था आपको कि यूनियन के साथ इंटरसेक्शन हो तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना चाहिए, एक ही तो मैंने बोला था आपको याद कर लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो A' को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो B' में, और A' को डिस्ट्रीब्यूट कर दो A में, और बीच में ये इंटरसेक्शन है, ये आया समझ में। तो बेटा ये कितना होता है, A' यूनियन A कितना होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट के साथ जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो दूसरा सेट ही आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा A' यूनियन B'। ठीक है, तो
एक तरीका ये हो गया, आप डायरेक्टली जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के, उनका यूज करके सॉल्व कर लीजिए। तो वन मेथड ये हो गया। आया समझ में बेटा? अब सेकंड मेथड समझिए। सेकंड मेथड ये, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। कभी कभी हमको डायग्राम बनाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से आप सॉल्व करेंगे फटाक से सॉल्व हो जाएगा, देखते ही सॉल्व कर दोगे। ये ए है, ये बी है। बताइए बेटा ये कौन सा पोर्शन होता है? ए डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए में है बट बी में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? बी, बी मतलब ये वाला पोर्शन होगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी कहाँ दिख रहा है आपको? ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन होगा ये। अच्छा बताइए, हमें यूनियन लेना है, यूनियन मतलब कंप्लीट पोर्शन। आपको कंप्लीट पोर्शन क्या नजर आ रहा है? जहां जहां मैंने टिक किया वो कंप्लीट पोर्शन क्या नजर आ रहा है? ए यूनियन बी ही नजर आ रहा है ना, देखो। तो आंसर हो गया ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यदि आपने ढंग से बनाया। तो ये आपकी दो मेथड मैंने बताए हैं। एक मेथड ये है जहां पर आप फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की। और दूसरा तरीका ये है, अब आपकी चॉइस है, तुम कहीं पे भी अप्लाई करो, आंसर दोनों से ही आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे इससे। अब देखिए थर्ड वाला। अरे बेटा यूनियन होगा ना, यूनियन में होता है ना कॉमन, यूनियन में होता है ना कंप्लीट पोर्शन, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन पोर्शन। तो सभी जगह यूनियन है, यूनियन है मतलब हमको कंप्लीट पोर्शन लिखना है। अब देखिए बेटा ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ए यूनियन बी का डैश, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, यूनियन इसे लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो देखो ए डैश इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या? बी डैश यूनियन बी बचेगा। अब बेटा बताइए बी डैश यूनियन बी कितना होता है? बी डैश यूनियन बी कितना होता है? यूनिवर्सल सेट, वेरी गुड। तो ए डैश इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आएगा, तो ये ए डैश के बराबर आ गया। हाँ बेटा अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो। इसमें देखो बेटा, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लिखा है ना, तो आपको कौन सा लॉ लगाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए डैश यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, और बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। तो ए डैश यूनियन ए कितना है? ए डैश यूनियन ए कितना होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? थर्ड और फोर्थ समझ में आ गया? अरे बेटा यू कैंसिल नहीं हुआ, यू के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन जैसे ए के साथ यू इंटरसेक्शन ए लिखते हैं ना, तो ए आ जाता है। यू और ए में कॉमन क्या होगा? ए ही होगा ना कॉमन। अरे बेटा यू और ए में यूनिवर्सल सेट, और ए में कॉमन क्या होगा? ए ही होगा ना। इसी तरह से यू और ए डैश,
ए डैश यूनियन ए बी डैश में कॉमन क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश होगा। अरे बेटा, इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, यदि सब भूल गए हो तो फिर क्या कर सकते हैं आपको बताइए। यदि हम सब कुछ भूल जाएंगे, हमें कुछ भी याद ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए डैश यूनियन को ए में और ए डैश यूनियन को बी डैश में। तो ए डैश यूनियन ए होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो आ जाता है दूसरा सेट जो भी लिखा है ये वाला, ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में है? ठीक है, अब ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए हैं मैंने प्रॉब्लम, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक मैं जस्ट बेटा एक ये वाला बता देता हूं बेटा। ये एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा ये। एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्लस लास्ट है ये। तो एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू होती है एन ए प्लस एन बी, या फिर एन यू में से जो भी मिनिमम हो वो होती है, और मिनिमम होती है एन ए और एन बी में से जो मैक्सिमम हो उस वो होती है। मैं लिख के बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे एन ए यूनियन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम ऑफ एन ए प्लस एन बी और एन यू में से जो स्मॉलर हो वो, और मिनिमम वैल्यू होती है मैक्सिमम, मिनिमम में मैक्सिमम होता है मैक्सिमम ऑफ एन ए और एन बी, एन ए और एन बी में से जो मैक्सिमम होगा वो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और एन ए प्लस एन बी और यूनिवर्सल सेट में जो मिनिमम होगा दैट विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू। इफ यूनिवर्सल सेट इज मिसिंग, मान लो आपको नहीं गिवन है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, इफ यूनिवर्सल सेट इज नॉट गिवन, तो आप क्या करना है एन यू वाला जहां भी एन यू लिखा है वो हटा देना। अब समझते हैं आया कैसे है। देखो बेटा आया कैसे है, आप मुझे ये बताइए, मैं ये यूनियन का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है ना टोटल पोर्शन, ये होता है, ये मैक्सिमम कब होगा बेटा, ये मैक्सिमम कब होगा बताइए। ये मैक्सिमम कब होगा जब ये दो अलग अलग सर्कल हो जाए ना, तो ये दोनों सर्कल का मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। तो एन ए प्लस एन बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन एन ए प्लस एन बी की वैल्यू यूनिवर्सल सेट से क्या ज्यादा हो सकती है क्या। कोई भी यूनियन इंटरसेक्शन से लेने से कुछ भी करो, वो यूनिवर्सल सेट से ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए मैंने ये लिखा है एन ए प्लस एन बी और एन यू में से जो मिनिमम होगा वो होगा आंसर। कोई भी सेट होगा उसका सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, चाहे आप यूनियन लो, चाहे इंटरसेक्शन लो, चाहे कॉम्प्लीमेंट लो, चाहे कुछ भी करो, यूनिवर्सल सेट से ज्यादा कुछ भी बड़ा सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया। दूसरा, ये मिनिमम कब होगा जब एक सर्कल दूसरे के अंदर चला जाए। तो जो बड़ा वाला सर्कल होगा दैट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम, जो बड़ा वाला सर्कल होगा दैट विल रिप्रेजेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ एन यूनियन बी। आगे समझ में। तो ये आपको याद कर लेना है ये फॉर्मूला, अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब मैं दूसरा बताता हूं, इंटरसेक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
एन एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है बेटा एन ए, और एन बी में से जो मिनिमम होता है वो होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है एन ए प्लस एन बी माइनस एन यू, और जीरो में से जो मैक्सिमम हो। इफ यूनिवर्सल सेट इज नॉट गिवन, तो जहां भी मैंने यू लिखा है वो वाला पोर्शन हटा देना, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कैसे आया है, क्योंकि अल्टीमेट बेटा आपको याद रहेगा कैसे आया तो वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में क्लिक नहीं करता है ये सब। तो ये है कॉमन पोर्शन, ये है कॉमन पोर्शन, इसको हमें मैक्सिमम करना है। तो ये कॉमन पोर्शन मैक्सिमम कब होगा, जब एक सर्कल दूसरे के अंदर चला जाए, तो ये पूरा पोर्शन ही मैक्सिमम आ जाए, पूरा एक सर्कल ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी द मैक्सिमम पोर्शन। मैक्सिमम कॉमन पोर्शन क्या होगा, जो एक सर्कल दूसरे के अंदर चला जाएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन पोर्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा दूसरा बेटा ये इस फॉर्मूले से आया है, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने पढ़ा था ना। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा ये कुछ भी रहेगा, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट से तो स्मॉलर रहेगा ना, एन ए यूनियन बी। तो बेटा कभी कभी बेटा क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट मिसिंग होता है, नहीं गिवन होता है। यदि यूनिवर्सल सेट यदि मिसिंग है तो उसे हम हटा देना, एन यू वाला जहां भी मैंने लिखा है, तो ये जो है ये हटा देना, यहाँ पे लिखा है ये वाला पोर्शन हटा देना, तो रिमेनिंग जो होगा वो आंसर आ जाएगा उससे। तो इससे आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी की जो दैट विल बी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एन ए प्लस एन बी माइनस एन यू। तो कभी कभी बेटा क्वेश्चन में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट नहीं देते हैं, कभी कभी दे देते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यदि यूनिवर्सल सेट मिसिंग है तो जहां भी मैंने एन यू लिखा है उसे हटा देना, उस पोर्शन को हटा देना, रिमेनिंग पोर्शन से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा ये वाला पोर्शन हटा देंगे ना तो ये बचेगा, देखो ये पोर्शन हम हटा देंगे तो बचेगा क्या, जीरो, जीरो से आंसर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू जीरो आ जाएगी। देखो इसको, यहाँ पर एन यू है, ये वाला पोर्शन हम हटा देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एन ए प्लस एन बी, डायरेक्टली आ जाएगी, आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा मिनिमम में यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, ये मैक्सिमम है, तो जीरो और एन ए प्लस एन बी माइनस एन यू में से जो मैक्सिमम हो वो निकालना है। ठीक है, तो अभी बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब अपने अपने डाउट्स क्लियर करके जाइए। हाँ बेटा फाइल में भेजता हूँ, डाउट कंप्लीट करने के बाद तुरंत भेजता हूँ। हाँ बेटा अपना हैंड रेज करिए जल्दी से, एक एक करके मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ बेटा अपर में। हेलो सर। हाँ हाँ सर, मुझे बस इसमें डाउट हो रहा था, जो आपने एंड में पढ़ाया वो हाँ। मुझे इंटरसेक्शन वाला पहला वाला नहीं समझा, बाकी सब क्लियर हो गया। वो इंटरसेक्शन कौन वाला पहला कौन सा वाला फॉर्म, इंटरसेक्शन वाला। सर मैक्स वाला, जो इफ यूनिवर्सल सेट इज गिवन वाले में जो मैक्स मैक्स मिनिमम वैल्यू निकाला हाँ था तो वो इसका। देखो ये कॉमन पोर्शन मैक्सिमम कब होगा, ये कॉमन पोर्शन जब दोनों सर्कल, एक सर्कल दूसरे के अंदर चला जाए तो पूरा सर्कल ही कॉमन आ जाएगा। यस सर। तो ये अब दो सर्कल ए है, एक ए है एक बी है, तो
इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो होगा ना आंसर, जो छोटा सर्कल है वो आंसर होगा ना हाँ इंटरसेक्शन का। सर। तो वही तो सर लिखा वो है वाला एन ए समझा और एन मैंने, बी में से जो मिनिमम मिनिमम होगा वो। वाला नहीं समझा। हाँ है, वो समझा, मिनिमम वाला नहीं समझा, मिनिमम वाला नहीं समझा। तो मिनिमम वाला फॉर्मूला से आया बेटा, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए एन ए प्लस एन प्लस बी एन बी माइनस माइनस एन एन ए इंटर, हाँ। इंटरसेक्शन बी होता है। अच्छा, एन यस ए सर। यूनियन बी कुछ भी होगा, ये यूनिवर्सल सेट से तो स्मॉलर ही रहेगा ना। यस सर। तो ये लिखा है लेस देन इक्वल टू एन यू। अब इसको हाँ। इंटरसेक्शन को राइट हैंड साइड में लाओ, एन यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ये बन जाएगा जो लिखा है। अच्छा। ओके सर, समझा भी, थैंक यू। ठीक है। बाय सर। ओके। हाँ विक्रांत। सर आपने जो क्वेश्चन दिया था ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, ये वाला। कौन सा क्वेश्चन, इसके पहले वाला, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? यस सर, ये अभी अभी लास्ट में दिया था, इसके पहले ही आपने कहा था कुछ क्वेश्चन दिए, वो घर पे ट्राई करना। हाँ, ये वाला, हाँ ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, फोर्थ फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट वगैरह वगैरह। और नहीं सर, वो ऊपर है थोड़ा सा शायद सर, हाँ सेकंड वाला। हाँ। सर वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए ना, बी की जगह पे। अरे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी होना चाहिए ना। नहीं नहीं, जो लिखा है वो क्वेश्चन है, अब आंसर आपको निकालना है। तो ये आपको समझ में नहीं आया क्या, ये मैंने कैसे मार्क किया है? तो देखो, यस सर, बट वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ही नहीं आता ना। अरे तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपने बोला है वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब ये आपको क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई दिस, और ऑप्शन में लिखा रहेगा ये यूनियन इंटरसेक्शन के टर्म में। तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे। यस सर, गॉट इट। तो ए गॉट इट इंटरसेक्शन सर, बी डैश मतलब ये वाला पोर्शन, गॉट इट सर, बी को ही हम बी मतलब ये हो गया, यस सर, बी को और ही ए हम डैश ले इंटरसेक्शन बी ये सकते हैं हो ना। गया। तीनों का यूनियन लेना है, मतलब कंप्लीट पोर्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर यस रहा सर, है, यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, हाँ ठीक है बेटा, ओके। अनिका। गॉट इट सर। ओके ओके। सर मुझे वो वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, जो A1 A2 सेट्स वाला था ना, वो B1 ये वाला A9 समझ में वाला। आया, छोटा सा पोर्शन जो ये लिखा है मैंने, A1 में ए बी है, इसका A2 में बी सी है, हाँ। ये, हाँ ये समझ आया। तो ये समझ में आएगा, तो ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये है कितने एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। उससे आ जाता है हमें टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। आए समझ में? देखो, हम्म। एक 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 सेट में दो एलिमेंट हैं और तीन सेट हैं, तो 3 × 2 टोटल एलिमेंट्स होंगे, वेदर दे आर रिपीटेड और अनरिपीटेड। लेकिन एक एलिमेंट कितने सेट में, दो सेट में, जैसे ए है तो A1 में है, A3 में है। तो इस तरह से आप काउंट करोगे तो इससे आ जाएगा कि एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। अब यही चीज इसमें करो, टोटल देखो 30 सेट्स हैं, 30 सेट्स में ईच हैविंग 5 एलिमेंट, मतलब 30 × 5 टोटल एलिमेंट्स होंगे। अब लास्ट लाइन हाँ। में लिखो एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आई। एस में तो बेटा डिफरेंट एलिमेंट होंगे ना, तो हाँ एक सर, ये एलिमेंट लाइन कितनी मुझे बार रिपीट समझ हो रहा है? नहीं आ रही है, ये लाइन का मतलब। अरे एक एलिमेंट, जैसे इसमें लिखा सर है इसका A1, मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ एस? एक एलिमेंट कितने बार कितने सेट्स में है, एक एलिमेंट 10 सेट्स में है, मतलब 10 बार रिपीटेड हो गया ना, अलग अलग 10 सेट्स में। अरे यहाँ पे देख के बताओ एक सर पर एलिमेंट यहाँ कितने। बोला हर एलिमेंट एस का। अरे बेटा यहाँ तो देखो, इसमें इसमें इस डायग्राम में देख के बताओ कि एक एलिमेंट कितने बार रिपीटेड है, ये देखो, इसमें बताओ कि एक एलिमेंट कितने बार रिपीटेड है। सर कहाँ पर जो मैंने आपका ग्रीन से मार्क किया है, ये एक स्क्रॉलर? एलिमेंट कितने बार रिपीट दिख रहा है हाँ, आपको? हर एलिमेंट 2 बार रिपीट हो दो रहा है। बार है कि नहीं है? इसी तरह से वो 10 टाइम्स यस सर। रिपीटेड है। एक एलिमेंट 10 सेट्स में है, A1 A2 से लेकर 30 सेट्स हैं कि नहीं है? तो अच्छा। 30 में से हाँ 10 सेट्स में हाँ। ए है, 10 सेट्स में बी है, 10 सेट में सी है, इस तरह से है। तो डिफरेंट एलिमेंट कितने आएंगे, टोटल एलिमेंट डिवाइड बाई रिपीटेड, तो 10 से डिवाइड कर दो तो टोटल 15 एलिमेंट आएंगे डिफरेंट। यही काम करो बी में, अब दोनों को इक्वेट कर देना तो एन आ जाएगा।
सर ये डिवाइड जो हो रहा है, मतलब ये जो एस में एक बार आप ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब एक लिख के कि ये सेट ऐसा है, ऐसा है, नहीं नहीं, इतने 30 सेट थोड़ी ना लिख के बताऊंगा। 30 नहीं लिखना है आपको, मतलब एक आइडिया थोड़ा दे अरे सकते ये हैं तो क्या? दिख रहा है ना, मैंने ये छोटा वाला इसलिए ही तो दिखाया है आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसके सर बड़ा उससे सा इसे कंपेयर नहीं कर पा रही मैं। आप क्या बड़ा बोलूं, से हाँ। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप पुराने दिमाग में रखा है वही आप उसी तरह से सोच रहे हैं। ये है बेटा तीन तीन सेट, मैंने केवल जो मैंने 30 सेट की जगह मैंने केवल 3 सेट कंसिडर किया है, केवल 3 है। अब मुझे यदि कहा जाए कि NA1 यूनियन A2 यूनियन A3 दैट इज NS, इसको एस से रिप्रेजेंट कर, कितने एलिमेंट हैं, तो इनके यूनियन में 6। 3 एलिमेंट आएंगे। इसको मैं कैसे अच्छा कैलकुलेट कर यूनियन, सकता हाँ। हूँ, दूसरा तरीका यह है कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे A1 A2 A3 में, 3 सेट्स हैं, सभी में दो दो एलिमेंट है, तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो टोटल 6 एलिमेंट डिवाइडेड बाय एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो एक एलिमेंट है 2 सेट्स में, तो 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 3। एक है अच्छा यूनियन से तरीके से निकालने का तरीका और एक है इस तरह से निकालने का तरीका। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उससे आ जाएगा NS। अब यही क्वेश्चन आप ओके बड़े सर। से सेट में कर दीजिए। 30 सेट्स हैं, एक एलिमेंट, सभी सेट में 5 एलिमेंट है, तो 30 × 5 टोटल एलिमेंट्स होंगे, और एक एलिमेंट 10 टाइम्स रिपीटेड है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतने डिफरेंट मतलब 30 × 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 15 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे एस में। यही काम करो बी में, ठीक है सर, आ तो गया दोनों आगे। को बराबर कर देना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्रिस बताइए। हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। एक्चुअली बायनॉमियल में से एक डाउट था। अब बेटा वो डाउट सेशन में आप क्लियर करिए, ये तो मैं सेट का स्पेसिफिक बताइए ना, सेट्स में क्या जो मैंने अभी पढ़ाया है, या सेट्स में कोई डाउट है तो वो पूछिए, जब बाइनोमियल का रिवीजन होगा तो उस तब आप बताना। मतलब एक छोटा सा डाउट था, हाँ वो बताइए क्या डाउट है, बताइए क्लैरिफाई बताइए। करना था। हाँ बताइए। मतलब एक क्वेश्चन था, हाँ अब x² - x - 5 हाँ टू टी होल पावर 5, तो हाँ, हमको x⁵ का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो इसमें ऐसा करना, x² x, ये है ना, इस तरह से लिखा है एक्स एक स्क्वायर। मिनट, नहीं नहीं, x² - x - 2 टू द पावर 5। ठीक है, तो इसको क्या करना है बेटा, ऐसे लिख लेना, देखो यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है आपको, हाँ और इसमें लगा देना बाइनोमियल, एक एलिमेंट, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर x+2 है, अब इसमें बाइनोमियल लगा देना, तो बाइनोमियल लगाओगे तो हाँ, क्या होगा, हमको 5C0 x⁵ का ये एक्स ढूंढना है। स्क्वायर की पावर 5, 5C1 x² की पावर 4 इंटू माइनस टाइम्स x+2, तो ये माइनस आ जाएगा, इस तरह से बाइनोमियल लगा के निकाल लेना आप। हाँ, आए समझ में। थैंक यू सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक। क्रिस का हो गया डाउट। ओम, ओम बताइए बेटा। सर हाँ बताइए सर आपको बताइए, मैंने सेट थ्योरी की क्वेश्चंस टेलीग्राम पे सेंड किए। क्या डाउट है। टेलीग्राम पे सेंड किया सर मैंने सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन। अब बेटा ये मैं कैसे देख के बता सकता हूँ ना, आप इसमें बताइए ना क्या डाउट है, किसमें क्या है, सर मैं आपको वो पढ़ के बताऊँ? आप उसमें अपलोड कर देना, क्या कहते हैं, डाउट फॉरम में, तो उसमें बता दूंगा, मतलब जो भी सर होंगे बता देंगे। इस जो अभी हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट है क्या। नो सर। तो इसमें नहीं है, आप क्या करिए, जो आपका डाउट है ना स्पेसिफिक, उसकी इमेज अपलोड कर दीजिए डाउट फॉरम में, तो हाँ कोई भी जो भी सर अवेलेबल होंगे उसको आपका रिप्लाई कर देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भेज देंगे आपके पास में। यस सर। हाँ बेटा विराज। हाँ सर, वो ये आपने क्वेश्चन किया ना बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं ना हम? क्या
उसको क्या फैक्टराइज करके। करके हाँ बेटा, ये हाँ मैंने तो जनरल अप्रोच बताई है, जरूरी नहीं कि तुम फैक्टर कर। मान लो कोई ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे फैक्टर पॉसिबल नहीं हुए, तो फिर क्या करोगे? जस्ट कंसिडर दिस सिनेरियो। हाँ सर, हाँ सर, जैसे ये आ गया, अब क्या करोगे? तुमसे फैक्टर ही नहीं हो रहे। तो हाँ ये सर, जनरल तरीका ये है कि इसको अलग अलग कर लो ऐसे और बाइनोमियल लगा दो। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, हाँ तो अब इसमें तुम बाइनोमियल लगा दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब वो आपको रिक्वायर्ड जो भी पावर चाहिए वो निकाल सकते हो। हाँ सर, गॉट इट। हम्म। थैंक यू सर। ओके। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए जल्दी से। हाँ कस्तूब। हाँ सर, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो वेन डायग्राम से ना हो पाए? वेन डायग्राम से ही होंगे या फिर फॉर्मूला से होंगे? बेटा वेन डायग्राम सबसे इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का। हाँ सर, एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसा ये पूछ रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या कि क्वेश्चन ना सॉल्व हो वेन डायग्राम से कभी भी? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा। यदि सेट थ्योरी ओके। का क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम से सॉल्व होगा ही होगा। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। हम्म। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस यही तक। रिमेनिंग हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये फाइल मैं भेज देता हूँ तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज।